माया के माता पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी का काम करते थे। एक बार नई बन रही बिल्डिंग की छत टूट जाने से उसके चाचा शंकर ने जब ये खबर सुनी तो माया को अपने साथ ले आए, परंतु घर आने पर इस मनहूस को क्यों उठा लाए? अपने माता पिता को तो पहले ही खा गई, अब हमें भी खाएगी तो? कैसी बातें करती हो? इसमें इस मासूम का क्या दोष है? जैसे हम खाएंगे वैसे ही उसको भी 2 रोटी खिला देंगे। उस पर ये एक और मुसीबत उठा लाए। जा बेटी, अपना सामान कामिनी के पलंग के नीचे रख दे। बापू, मेरे पलंग के नीचे कितना सारा सामान पड़ा है, ये कहाँ रखेगी अपना सामान? कामिनी, अपनी माँ की बोली मत बोलो। अब से माया इसी घर में रहेगी। इस घर में मैं कमा कर लाता हूँ, मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा। आओ माया, अपना सामान रख दो। दोनों माँ बेटी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। हे ईश्वर, मेरे माता पिता के साथ मुझे भी क्यों नहीं उठा लिया? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माया 16 साल की खूबसूरत लड़की थी, 11वीं की परीक्षा दे चुकी थी। इतना तो समझ में आ ही गया था कि चाचा के सिवाय और कोई अपना नहीं था। उसने अपना सामान ले जाकर कामिनी के पलंग के नीचे रख दिया और हाथ मुंह धोकर रसोई में चली गई। चाची, कुछ करना है तो बता दो। रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। अरे उसे कुछ खाने पीने को तो दो। शोभा ने भुनभुनाते हुए उसके सामने थाली रख दिया। माया सुबह से भूखी थी, पर उसे अपमान के मारे कुछ भी खाया नहीं गया। वो कामिनी के कमरे में जाकर जमीन पर ही अपना चादर बिछाकर सो गई। 1 घंटे बाद, ओ महारानी, उठकर घर के सारे बर्तन धो डालो और शाम के लिए खाना बना लो। चाची, क्या बनाना है? सब्जी रोटी ही बनेगी, और क्या बनेगा? माया ने खाना बना लिया था। चाची और कामिनी ने कोई काम नहीं किया। उसको आए 6 महीने बीत गए। सारे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। कभी कभी शंकर माया को काम करते देखता तो, तुम दोनों भी कुछ काम कर लिया करो। देखो कामिनी कितनी मोटी हो रही है बैठे बैठे। तुम अपनी बेटी को ही कोसते रहो, मैं तो सारे काम करती हूँ। तुम्हारी लाडली माया तो अभी अभी सोकर उठी है। माया सब सुनती पर कुछ न बोल पाती। एक दिन चाची ने उसे पानी मांगा। लाने में थोड़ी देर हो गई तो उसने चूल्हे की जलती लकड़ी से उसके पैरों में मार दिया। माया बिलबिला उठी। शाम को जब शंकर आया तो, चाचा, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। बेटी, मैं किस मुंह से तुम्हें रोकूं? तुम्हारा गांव जाना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। कल सुबह तुम्हें ले चलूंगा। माया सारी रात दर्द के मारे सो नहीं सकी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो अपना सामान लेकर चाचा के पास आ गई। चाचा जी, मैं तैयार हूँ, चलिए। तब तक कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा चाचा, इसको बुखार है। शंकर चुपचाप माया की ओर देखता रहा। ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। वो जैसे ही बाहर निकलने वाली थी कि, माँ, इसका सामान देखो, कहीं कुछ चुरा कर तो नहीं ले जा रही है। दोनों माँ बेटी सोच रही थी कि अब घर का सारा काम कौन करेगा, इसलिए तरह तरह की बाधा डाल रही थी। उसके सामान को हाथ लगाकर तो देखो, टांगे तोड़ दूंगा। वो बेचारी तुम लोगों की कोई शिकायत नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। जा बेटी, जा। माया ने अपना सामान उठाया। चाचा ने उसे 20 रुपए किराए के लिए दे दिए। वो अपने गांव की बस में आकर बैठ गई। अपने माता पिता की याद में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो घर आई, ताला खोला और अंदर आ गई। पहले उसने घर की सफाई की, फिर नहा धोकर अपने लिए कुछ खाने को बनाया। माता पिता थे तो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। अब मुझे अकेले ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। वो आराम करके उठी तभी पड़ोस वाली, बिटिया, ताला बंद करके कहीं चली गई थी? तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी। माया ने खोलकर देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि उसके माता पिता जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत काम करते थे, वहाँ से मुआवजे के रुपए में 20-20 हजार यानी 40,000 रुपए मिलेंगे। ओहो, मुझे तो कल ही शहर जाना होगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। उसने अपनी माँ का संदूक खोला तो उसमें एक छोटा सा पर्स रखा था जिसमें कुछ रुपए पड़े थे। कितनी मुश्किल से माँ ने ये पैसे इकट्ठे किए होंगे।
आज वो मेरे काम आ रहे हैं। जैसे भी हो मुझे वहाँ जाना ही होगा। उसने पर्स से सारे पैसे निकाल लिए और दूसरे दिन शहर चली गई। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से मिलने के लिए उसे 6 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ा, लेकिन अंत में उसने उसे 20-20 हजार के 2 चेक दे दिए। माया, तुम पढ़ी लिखी हो, चाहो तो हमारी कंपनी में क्लर्क का काम शुरू कर सकती हो। नहीं सर, मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ। माया घर चली आई। पैसों के बारे में उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने माँ का संदूक खोला कि बचे हुए पैसे उसमें रख दे, पर उसकी आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि माँ का पर्स तो फिर से भर गया था। वो दिन भर की थकी थी, इसलिए उसने ज्यादा माथापच्ची नहीं की। बचे हुए पैसे पर्स में रख दिए, अपने लिए कुछ खाने को बनाया और खा पीकर सो गई। रात में उसके सपने में उसकी माँ आई। माया, मेरी पर्स में रखे हुए पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। जो चेक तुझे मिला है वो बैंक में जमा कर दे। जब तू बहुत छोटी थी तब से मैंने ये सारे पैसे तेरे लिए इकट्ठा किए हैं। माँ, तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हारे बिना ये पैसे मेरे किस काम के नहीं है। तभी उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। मुझे बैंक में अकाउंट भी खोलना होगा। दूसरे दिन उसने गांव के बैंक में अकाउंट खोल दिया और उसमें चेक जमा कर दिया। उसका काम माँ के पर्स में पड़े पैसों से चल जाता था। अब मुझे अपना स्कूल शुरू कर देना चाहिए। यही सोचकर वो दूसरे दिन स्कूल पहुँच गई। उसकी प्रिंसिपल ने उसे देखते ही, माया, बोर्ड की परीक्षा में सिर्फ 3 महीने बाकी है, ऐसे में तुम अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर सकती हो? मैडम, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसको खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। मैं परीक्षा पास करके दिखाऊंगी। प्रिंसिपल ने उसको स्कूल लाने की परमिशन दे दी। दूसरे दिन उसने अपनी माँ का पर्स खोलकर पैसे निकाल लिए और अपनी किताबें खरीद ली। उसका जीवन बड़े आराम से कट रहा था। उसने जब परीक्षा दी तो अपने स्कूल में उसने टॉप किया। माया, हमें तुम पर गर्व है। स्कूल की तरफ से तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी ताकि तुम आगे की पढ़ाई कर सको। मैडम, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। शहर जाकर यूनिवर्सिटी के डीन से मिल लो और उन्हें ये चिट्ठी दिखा देना। तुम्हारे लिए हॉस्टल का भी इंतजाम हो जाएगा। माया का एडमिशन हो गया। वो माँ का पर्स ले जाना नहीं भूली थी। वो ग्रेजुएशन करके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बैठी और ऑफिसर भी बन गई। उसकी पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहाँ उसके चाचा का घर था। एक दिन उसने देखा कि चाची अपने बच्चों के साथ उसके घर आई। आते ही, बिटिया, तुम तो हमें भूल ही गई। हमारी भी खोज खबर ले लेती। हमारी बिटिया इतनी बड़ी अफसर है और हम झोपड़ी में रहते हैं। चाची, मैं तो आपके पास आने ही वाली थी। अब से आप लोग हमारे पास ही रहेंगी। कल ही मैं ड्राइवर को भेजकर आप लोगों का सामान मंगवा लूंगी। पर चाचा कहाँ है? तुम्हारे चले जाने के बाद वो हमें इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। चाची, आपने खबर भी नहीं की। माया ने सबको अपने घर में शरण दे दी। चाची, कामिनी और उनका बेटा सब एक साथ रहने लगे। माया ने न सिर्फ कामिनी और मुन्ना की शादी का सारा खर्च उठाया, बल्कि उनकी शादी के बाद चाची को भी अपने पास ही रखा। कभी कभी तुम्हारे जैसे हीरे की हमने कदर नहीं समझी, इसलिए ही तुम्हारे चाचा हमें छोड़कर चले गए। सही कहा है आपने, कर्मों की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। बिटिया, अब तुम भी शादी कर लो। चाची, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे बच्चे खिलाऊंगी। माया मुस्कुराकर चाची के गले लग गई। माँ, अगर तुम्हारा जादुई पर्स ना मिलता तो मैं भी किसी बिल्डिंग में तुम्हारी तरह मजदूरी करते करते मर जाती। कमला की कुछ महीने पहले ही मुकेश से शादी हुई थी। कमला की सास बहुत अच्छी थी, इसलिए कमला और उसकी सास की बनती थी। वो कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करती थी। कमला को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए उसकी सास उससे हर रोज खाना बनाना सिखाया करती थी। क्या बात है, सास बहू को खाना बनाना सिखा रही है, लेकिन ताना भी नहीं मार रही है। ये तो अजीब बात है। मैं क्यों अपनी बहू को ताना मारूंगी? इससे खाना बनाना नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी और बाकी सारे काम ये अच्छे से कर लेती है। ठीक है,
मुझे खाना तो दे दीजिए या मैं भूखा ही बैठा रहूं। अच्छा जी, अभी देती हूँ। मुकेश मजदूरी का काम करता था और उससे ही घर चलता था। सुन मुकेश बेटा, आज घर थोड़ा जल्दी आना और बहू को शाम में बाजार घुमा देना। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। मुकेश काम पर चला जाता है। चल, मैं तुझे आज कुछ नया सिखाती हूँ। क्या माँ जी? आज मैं तुझे रसगुल्ले बनाना सिखाती हूँ। यहाँ आसपास के सभी लोगों को मेरे हाथों से रसगुल्ले बहुत पसंद है। अक्सर वो रसगुल्ले बनवाने आते रहते हैं। ठीक है माँ जी, आज रसगुल्ले बनाना ही सीखती हूँ। सास रसगुल्ले बना देती है और कमला सब कुछ अच्छे से देखती है। ले, अब खाकर देख कैसे बना है। वाह माँ जी, ये तो बाजार से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में? हाँ, सब यही कहते हैं। वैसे ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मैं एक और खाऊंगी। हाँ हाँ, थोड़ा मुकेश के लिए भी रख देती हूँ, बाकी आसपास में बांट देती हूँ। अरे वाह, क्या रसगुल्ले हैं। एक काम कीजिए, कल मेरे लिए भी रसगुल्ले बना दीजिए, मैं पैसे दे दूंगी आपको। अच्छा ठीक है। सास बहू घर के बाकी काम में लग जाती है और तभी कमला अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों मिलकर रसगुल्ले बेचे। ये तो पैसे कमाते ही हैं, मगर हम भी थोड़े बहुत कमा लेंगे तो मदद हो जाएगी। आप इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाती है तो इसका कुछ तो उपयोग हो। बताइए, आपका क्या कहना है? मैं क्या बोलूं, मैं तो बहुत पहले से ही यही चाहती थी, मगर घर बच्चे में ही उलझ कर रह गई। तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। ठीक है, फिर कल हम दोनों मिलकर ढेर सारे रसगुल्ले बनाएंगे और बाजार ले जाकर बेचेंगे। दोनों मुकेश से भी इस बारे में बात कर लेती है और अगले दिन सुबह सुबह रसगुल्ले बनाने में लग जाती है। कमला अपनी सास की मदद करती है रसगुल्ले बनाने में। माँ जी, सारे रसगुल्ले तैयार है, चलिए बाजार चलते हैं। दोनों रसगुल्ले को बाजार लेकर आती है और बेचना शुरू कर देती है। आइए आइए, स्वादिष्ट रसगुल्ले खाइए, आइए आइए। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं और देखते ही देखते सारे रसगुल्ले बिक जाते हैं। देखिए माँ जी, सभी को रसगुल्ले कितने पसंद आए। इतनी जल्दी रसगुल्ले बिक गए। हाँ बेटा, अब चल घर वापस चलते हैं, मुकेश भी आता ही होगा। घर आकर सास बहू मिलकर पैसा गिनने लगते हैं। वाह, आप दोनों ने तो अच्छी कमाई कर ली, वो भी पहले ही दिन। जी, और भी ग्राहक आ रहे थे, मगर रसगुल्ले ही खत्म हो गए थे। अब कल से थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा। अगले दिन भी दोनों रसगुल्ले बनाने में लग जाती है और आज तो उन लोगों ने ज्यादा रसगुल्ले बनाए और रसगुल्ले बेचने बाजार में आई। मुझे आधा किलो रसगुल्ला दे दीजिए। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। गांव में एक गुंडा था, जयकाल भाव। जयकाल भाव के आदमी हर दिन बाजार आते थे और जितने भी दुकान रहते थे उनमें से कुछ न कुछ मुफ्त में लेकर जाते थे। अरे जल्दी जल्दी सामान निकाल और रखते जा, हर रोज तुम लोगों को बताना ही पड़ता है। सभी से कुछ न कुछ सामान लेते लेते वो कमला और उसकी सास के पास पहुँचे। अरे रखो इसमें रसगुल्ले। जी, पैसे दीजिए, मैं अभी देती हूँ। ये सुन वहाँ खड़े सभी कमला की ओर देखने लगते हैं। अरे तू नहीं आई है क्या बाजार में? तुझे नहीं पता हम जयकाल भाव के आदमी हैं, हम पैसे नहीं देते, सीधा सामान लेकर जाते हैं। क्या? मैं ये सब नहीं जानती आप किसके आदमी हैं। मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको रसगुल्ले देती हूँ। अच्छा, तुझे जयकाल भाव का डर नहीं? ठीक है, तुझे पता लग जाएगा जयकाल भाव कौन है। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और बाजार में पहले से दुकान लगाते आ रहे लोग कमला और उसकी सास को पूरी बात समझाते हैं। रहने दीजिए माँ जी, हमें डरना नहीं है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ मगर बेटा, लोग कह रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं माँ जी, चलिए अब घर चलते हैं। जब दोनों घर आकर मुकेश को सारी बात बताती है तो मुकेश डर जाता है। अरे कमला, ये क्या कर दिया तुमने? जयकाल भाव से पंगा ले लिया, ये तो बहुत खतरनाक बात है। अब रहने दीजिए, मैं क्या करती। हम इतनी मेहनत से हर रोज रसगुल्ले बनाते हैं और उसे मुफ्त में कैसे दे दे? रहने दो, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। सुबह होते ही दोनों बाजार रसगुल्ले बनाने का सामान लेने आती है। नहीं, मेरे पास ये सामान नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या बात है, आज सभी दुकानदार के पास सामान ही नहीं है। आप किसी को कुछ बताइएगा मत, मैं आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ। आज
जयकाल भाव ने गांव के सभी दुकानदार को मना किया है तुम्हारे घर के लोगों को सामान देने से। खासकर रसगुल्ले बनाने से जुड़े सामान नहीं बेचना है आप लोगों को। ये तो उसने बहुत गलत किया। हमने रसगुल्ला नहीं दिया ना, बस इसलिए वो ऐसा कर रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है। उस दिन कमला और उसकी सास रसगुल्ले नहीं बना पाती है। माँ जी, इतनी छोटी सी बात पर उसने ऐसा कर दिया। कितना अच्छा चल रहा था सब, थोड़े पैसे भी आ रहे थे, मगर अब तो हम रसगुल्ले ही नहीं बना पाएंगे, बेचेंगे कैसे? चलो चलो अब पंडित जी से बात करके आते हैं। कमला और उसकी सास पंडित जी के पास आती है और सारी बातें बताती है। ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आप ही बताइए हम क्या करें? कुछ ऐसा करना होगा जिससे बिना किसी सामान के भी रसगुल्ले बन जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये कैसे मुमकिन है? क्या एक रसगुल्ला बचा है तुम्हारे पास? हाँ, मुकेश के लिए कुछ रसगुल्ले रख दी थी, मगर वो खाना भूल गया था, वो बचे हैं। हाँ, तो एक काम करो, इस कागज में थोड़ा सा राख है, इस राख को रसगुल्ले के ऊपर लगा देना और एक मंत्र बताता हूँ वो पढ़ देना और उस रसगुल्ले को घर के पीछे वाली खाली जमीन में गाड़ देना। इससे क्या होगा? ये करके तो देखो, फिर देखना क्या होगा। कमला और उसकी सास वापस घर आ जाती है, एक रसगुल्ला लेती है, उस पर राख लगाकर मंत्र पढ़ती है और घर के पीछे वाली खाली जमीन में गाड़ देती है। क्या लगता है बहू, क्या होगा? माँ, कल सुबह ही देखते हैं आखिर होता क्या है। अगली सुबह वो देखती है जहाँ उन्होंने रसगुल्ला गड़ा था, वहाँ रसगुल्ले का पेड़ उगाया है और उसमें ढेर सारे रसगुल्ले लटके हुए हैं। माँ जी, ये तो चमत्कार ही हो गया। चलिए अभी इन्हें तोड़ते हैं। पहले खाकर देखते हैं स्वाद कैसा है। माँ जी, स्वाद तो बहुत अच्छा है। वाह, क्या बात है। एक बार पंडित जी से मिलकर आते हैं। दोनों पंडित जी के पास आकर सारी बातें बताती हैं। चलो अच्छी बात है। अब एक काम करना, अगर जयकाल कभी देखे कहीं भी तो उसे एक रसगुल्ला जरूर खिला देना। जी, इससे क्या होगा? करके देखना, फिर पता चलेगा। दोनों सास बहू रसगुल्ला तोड़कर बाजार आकर बेचने लगती है। ये देखकर जयकाल भाव के आदमी हैरान रह जाते हैं और सारी बातें जयकाल भाव को बताते हैं। गांव में रह रहे किसी भी दुकानदार की तो इतनी हिम्मत नहीं हुई होगी कि वो सामान दे, फिर भी रसगुल्ले कैसे बना। चलो, लगता है अब मुझे खुद ही जानना होगा। जयकाल भाव उन दोनों के पास आता है। उस दिन तो रसगुल्ले देने से मना कर दिया था, आज खुद चल कर आया हूँ। आज देना है या नहीं? जी जरूर, ये लीजिए, खाइए। जयकाल भाव वह रसगुल्ला खाता है। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। रसगुल्ला खाते ही जयकाल भाव के मन में करुणा और दया भाव आने लगता है। अरे, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। यही नहीं, सुन लो, सबके सब आज के बाद किसी भी दुकानदार से जबरदस्त वसूल नहीं होगी। सभी को मेहनत करके पैसे कमाने का अधिकार है। हम कुछ गलत नहीं करेंगे। ये सुन सभी हैरान रह जाते हैं। कमला और उसकी सास समझ जाती है ये सब रसगुल्ले का कमाल है। पंडित जी इसी की बात कर रहे थे। उस रसगुल्ले के पेड़ की मदद से कमला और उसकी सास बहू पैसे कमाने लगती है और एक बड़ा सा दुकान भी खोल लेती है।